देखो हम लोगों ने बेटा सबसे पहले पढ़ा था, अगर किसी धातु को शुद्ध करना हो या अयस्क को शुद्ध करना हो, आप उसका सबसे पहले करवाते हो सांद्रण, और सांद्रण के बाद आप जो अयस्क प्राप्त करते हो उसको कहते हैं सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क में से दूसरा काम होता है उस सांद्रित अयस्क को शीघ्र ही बदल दिया जाए धातु के ऑक्साइड में। और बेटा धातु के ऑक्साइड में बदलने के दो तरीके थे, पहला निस्तापन और दूसरा भर्जन। इन दोनों ही तरीकों से आप किसी भी सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में चेंज कर लेते थे। अब अगले नंबर पर आते हैं कि ऑक्साइड अयस्क का अब हम करवाएंगे अपचयन, जिससे हमें प्राप्त होगी धातु। तो बात आती है कि अगर ऑक्साइड अयस्क से अपचयन करवाओगे और धातु प्राप्त करोगे तो ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन कराने की क्या कुछ विधियां हैं? तो बेटा मैंने लिख रखा है कि ऑक्साइड अयस्कों का अगर अपचयन कराया जाए तो उनकी कुछ विधियां हैं। जैसे पहली विधि है प्रगलन, दूसरी विधि है स्वतः अपचयन और तीसरी विधि है विद्युत अपघटनी अपचयन। इन तीनों ही विधियों के द्वारा आप ऑक्साइड अयस्क से अपचयन कराते हुए धातु को प्राप्त करते हैं। तो उनमें से मैंने क्या कर रखा है कि सबसे पहली विधि को लिख भी रखा है। अब हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे प्रगलन। आखिर प्रगलन क्या करता है, किस प्रकार से व्यवहार करता है, और प्रगलन से जुड़ी सारी बातों को भैया पढ़ेंगे। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं प्रगलन में से। और सबसे पहली बात तो ये लिखे, प्रगलन आखिर कराया क्यों जाए, क्या कारण है कि हम प्रगलन कराते हैं। तो भैया मैं सबसे पहले तो इसी बात को लिख देता हूं। देखो पहली बात क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना के यहां पे लिखे देता हूं। क्या लिखते हैं, प्रगलन से ऑक्साइड अयस्क का अपचयन होता है। ऑक्साइड अयस्क का अपचयन होता है। आप तो पहली बात ये बताओगे कि अगर हम प्रगलन कराएंगे तो प्रगलन का ये फायदा है कि जो भी ऑक्साइड अयस्क हमको मिला था निस्तापन या भर्जन से, हम उसका जैसे ही प्रगलन कराएंगे तो उस ऑक्साइड अयस्क का क्या हो जाएगा, अपचयन होता है। और या फिर इसी बात को और लिख सकते हैं एक प्रकार से, देखो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऑक्साइड अयस्क को धातु में परिवर्तित कर देते हैं। भैया दोनों नामों का एक ही अर्थ है, चाहे आप ये नंबर यहां से यहां तक पढ़ देते हो अपचयन होना, और चाहे आप इसको बताते हो कि ऑक्साइड अयस्क को काहे में परिवर्तित कर देते हैं, धातु में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये दो काम बेटा हम लोग करते हैं अयस्कों में से। जब भी प्रगलन होता है इस प्रकार के काम होता है। और हाँ बेटा एक और काम होता है तो उसको भी लिख देते हैं, मैं इसको भी लिख देता हूं स्टार बनाकर। क्या केवल प्रगलन इसीलिए है कि धातु के ऑक्साइड का अपचयन होगा? नहीं, प्रगलन एक और काम करता है। क्या काम करता है, अयस्क में उपस्थित या बेटा ऐसे भी लिख सकते हो कि अयस्क में पाई जाने वाली अगलनीय अशुद्धियों अच्छा, अगलनीय अशुद्धियां जानते हो? अगलनीय अशुद्धियां ऐसी अशुद्धियों को कहते हैं जिन अशुद्धियों को आप पिघला नहीं सकते। अगर आप इनको पिघलाने जाओगे तो अयस्क पिघल जाएगा, मेटल पिघल जाएगा, लेकिन उस अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां नहीं पिघलेंगी। और क्योंकि अशुद्धियों को, ऐसी अशुद्धियों को पिघलाया नहीं जा सकता है, हमने अगलनीय अशुद्धि का नाम दिया है। और जब तक अशुद्धियों को पिघलाकर आप अलग नहीं कर पाते हो, अशुद्धि तो अयस्क में पहले से ही व्याप्त रहेगी। तो ध्यान रखना है, प्रगलन का दूसरा जो अर्थ होता है या दूसरा काम मैं क्या करता हूं प्रगलन से, कि जो भी अयस्क में अगलनीय अशुद्धियां उपस्थित है, उन अगलनीय अशुद्धियों को, अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को धातु से अलग करते हैं, को धातु से अलग करते हैं। तो जब भी कभी आप कोई प्रोसेस पढ़ रहे हो, मैं इसी प्रोसेस का नहीं बता रहा हूं कि आप प्रगलन केवल पढ़ रहे हैं, तब आप जब भी कोई भी प्रोसेस पढ़ रहे हो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस हम करवा रहे हैं आखिर इसका कारण क्या है या ये क्या कर पाएगा।
तो सबसे पहले 2 लाइनों में या 2 नंबरों में से तो मैंने इस बात को लिखा है कि आखिर हम प्रगलन करवाएं क्यों। तो प्रगलन 2 काम कर सकता है, जो भी हमारे पास ऑक्साइड अयस्क बन के तैयार हुआ है निस्तापन या भर्जन प्रक्रिया से उसका अपचयन करके धातु दे देगा, और दूसरा काम ये कर देगा कि अयस्क में जो और भी अशुद्धियां होगी जो पिघलती नहीं, नॉर्मली आसानी से कभी नहीं पिघलती हैं, इनको पिघलने या पिलाने के चक्कर में अयस्क भट्ठी पिघल जाएगी, लेकिन अशुद्धियां पिघलने वाली नहीं है। तो ऐसी अशुद्धियों को भी हम लोग प्रगलन प्रक्रिया में ही क्या करते हैं, दूर करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रगलन कराया कैसे जाएगा। तो अब नेक्स्ट नंबर पे प्रगलन की परिभाषा स्टार्ट होगी। अभी तो केवल हमने लिखा है प्रगलन क्यों कराया जाए, अब हम बताएंगे प्रगलन कैसे कराया जाए। तो देखो लिखते हैं निस्तापित या भर्जित अयस्क। बेटा ये अलग टाइप के शब्द हैं, इनके शब्दों का अर्थ भी पता होना चाहिए। निस्तापित का मतलब निस्तापन होने के बाद बना अयस्क, और भर्जित का मतलब भर्जन से प्राप्त अयस्क। निस्तापित या भर्जित अयस्क को कोक, अब ये कोक नया शब्द है, कोक का अर्थ है कोयला, कोक तथा उचित गालक, उचित गालक को मिलाकर, उचित गालक को मिलाकर गलनांक से अधिक ताप पर। अब देखो पहली बार ये बात आई है कि आपको टेम्परेचर गलनांक से कैसा रखना है, ज्यादा, अर्थात इस बार जो धातु है वो पिघल जानी चाहिए। फिर गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को, गर्म करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन कहते हैं। अच्छा, प्रगलन में और भी देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा कि निस्तापित अयस्क या भर्जित कोई भी अयस्क हो, या निस्तापन और भर्जन दोनों प्रक्रियाओं के बाद निकाला गया अयस्क हो, हम इस अयस्क को काय के साथ मिलाते हैं, कोक या कोयले के साथ। और फिर तथा कहता है उचित गालक को भी मिलाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आखिर ये कोक का क्या अर्थ है, आखिर कोक क्यों मिलाया गया, आखिर कोक क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो इस बात को पढ़ लेते हैं कि इस कोक क्या है, और फिर इस बात को भी पढ़ेंगे, उसको छोड़ेंगे उसको भी नहीं, किसको नहीं छोड़ना है, गालक। आखिर ये गालक क्या करता है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कोक के विषय में कि प्रगलन प्रक्रिया में या प्रगलन की प्रक्रिया में उपयोग में लाए जाने वाला, लाया जाने वाला कोक। और बेटा कोक का अर्थ आप समझते हो कोयला, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। कोक ऑक्साइड अयस्कों को अपचयित करता है, ऑक्साइड अयस्कों को अपचयित करता है। तभी मैं क्या चाहता हूं कि भैया मैं तो जान तो गया कि प्रगलन जब भी प्रक्रिया होगी, जो भी हम लोग कोक प्रयोग करेंगे वो ऑक्साइड अयस्कों का क्या कर देगा, अपचयन कर देगा। लेकिन इसको अभिक्रियाओं में भी तो देख लें। देखो अभिक्रियाओं में कैसे इसको देखा जा सकता है। बेटा मेरे पास एक ऑक्साइड अयस्क है जिसका नाम है PbO, लेड ऑक्साइड। ये ऑक्साइड अयस्क है, हमें इसका क्या कराना है, अपचयन। तो अपचयन के लिए हम इसमें थोड़ा सा क्या मिला देंगे, कोक।
और बेटा जैसे ही कोक मिलाओगे तो बेटा कोक क्या करेगा, कार्बन इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा और सबसे पहले बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और बेटा अगर कार्बन ऑक्सीजन को अपने पास खींच करके ले जाता है तो आपके पास केवल क्या बचता है, Pb, और आपने क्या प्राप्त कर ली, धातु। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हमने लिखा था ऑक्साइड का अपचयन करा देता है या अपचयित कर देता है। लीड के अयस्क के पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन अभिक्रिया के दौरान लीड से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, और ऑक्सीजन का अलग होना ही कहलाता है अपचयन। इसको ध्यान रखना है। अब जैसे क्या होता है, क्या केवल PbO का ही करवा सकता है अपचयन? अरे नहीं भैया, अन्य अयस्कों का भी करवा सकता है अपचयन। देखो जरा एक अयस्क में और लिख देता हूं, Cu2O, ये कॉपर का अयस्क है, और कॉपर के अयस्क के साथ अगर आप बेटा कोक को मिलाते हो तो कॉपर का अयस्क कोक के साथ अभिक्रिया करेगा, CO को लेकर अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और बेटा लास्ट में प्राप्त होगी आपको 2Cu, अर्थात आपको मेटल प्राप्त होगी। तो कॉपर और लेड दोनों के ही ऑक्साइड अयस्कों को हम लोगों ने कोक की सहायता से क्या कर दिया है, अपचयित कर दिया है। तो भैया हम कोक जान गए कि कोक का एक काम है, ये ऑक्साइड के अयस्कों से ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, छीन लेता है। अगर कभी कोई रिएक्शन ऐसे भी आगे, देखो क्या आगे रिएक्शन, बेटा रिएक्शन में इधर लिखे देता हूं। देखो हमारे पास एक और अयस्क है Fe2O3, ये तो लोहे का ऑक्साइड अयस्क है। अगर इस पर भी बेटा कोक मिलाएंगे तो कोक क्या करेगा, 3 ऑक्सीजन 3 C के साथ अलग हो जाएंगे और बना लेंगे 3CO, और प्लस साथ में बचेगा बेटा Fe। देखो इस प्रक्रिया में भी यही हुआ। तो कोक का एक काम है, ये ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, खींच ले जाता है अपने साथ। हाँ एक काम और कर लेते हैं कि ये वाली भी बात बता देते हैं कि कोक का यूज तो आपने कर लिया, आखिर जब हमें प्रगलन करवाना होगा तो हम कौन सी भट्ठियों का प्रयोग करेंगे? क्या कोई ऐसी भट्ठी है जिसमें प्रगलन का प्रयोग किया जा सकता है या प्रगलन प्रक्रिया करवाई जा सकती है? तो भैया नेक्स्ट लाइन पे इस बात को बताते हैं। प्रगलन की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए, प्रगलन की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए वात्या भट्ठी या परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग किया जाता है, या आप ऐसे लिख सकते थे कि प्रयोग करते हैं, क्योंकि वात्या भट्ठी का आज से एग्जाम में चित्र भी मांग लेता है, कहता है फिगर भी बनाकर दिखाओ वात्या भट्ठी का। भैया मैंने ये वात्या भट्ठी का पूरा फिगर क्या कर दिया है, बनाकर रख दिया है। थोड़ी सी बातें उसमें से समझ लीजिए, क्या है कि ये बातें आपको थोड़ा सा कभी कभी हेल्प भी करेंगी। बेटा ये ऊपर लिखी व्यवस्था को, ये ऊपर भट्ठी के इस ऊपरी भाग को हॉपर या कप कोन व्यवस्था कहा जाता है। भट्ठी में जलाया जाने वाला ईंधन बेटा इस कप कोन व्यवस्था से ही अंदर पहुंचाया जाता है। और ध्यान देने वाली बात और है, इस साइड में लगे हुए जो 2 पहिए टाइप के आपको चक्कर दिख रहे हैं, इनको कहते हैं ट्वियर। ये ट्वियर करता क्या है, ये भट्ठी के अंदर गर्म हवाओं को भेजता है। तो एक दूसरी बात ये समझ लेनी है, ये भट्ठी जो होती है ये अग्निशह ईंटों की बनी होती है। ये बात तो सब लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी भट्ठी नहीं है जो अग्निशह ईंटों की ना बनी हो। अच्छा अग्निशह ईंटें जानते हो किसको कहते हैं? अग्निशह, अग्नि को सहन करने वाली ईंटें। अच्छा क्या कोई ऐसी भट्ठी भी अच्छी रहेगी जो अग्नि को सहन न कर पाए? आप अयस्क को पिघलाएं उससे पहले भट्ठी पिघल जाए? तो भैया अग्निशह ईंटों की हर भट्ठी बनी होती है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इसको जब भी आप गर्म करते हो इसमें से धातु भी क्या हो जाती है, पिघल जाती है। एक पदार्थ और बनता है किस, क्या, धातुमल, जिसके विषय में अभी हम पढ़ेंगे। हालांकि एक चीज हमसे और छूट गई है पढ़ने में, लेकिन छूटी नहीं है, उसका भी नंबर आएगा। कौन सी बात छूट गई है? ये कहीं गालक लिखा था, उचित गालक, तो इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही गालक पढ़ेंगे हम लोग धातुमल को भी जान जाएंगे।
एक और बात बतानी है कि भट्ठी के अलग अलग भागों का ताप अलग अलग होता है, और ये भट्ठी का ताप तकरीबन 400 डिग्री से 400 केल्विन से तकरीबन 2000 केल्विन तक के रहता है। जहां लास्ट में धातुमल या पिघली धातु होती है वहां पर भट्ठी का ताप सबसे अधिक रहता है, लगभग 2000 केल्विन के आसपास। और ये बेटा 2000 केल्विन टेम्परेचर जो है ये आपस में अपने आप में बहुत बड़ा टेम्परेचर है या बहुत हाई टेम्परेचर है। ऐसे टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेटल जो होती है वो पिघल जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती हैं, और द्रव अवस्था में आने के बाद हम उनका अपचयन भी करवा पाते हैं और उनसे ना पिघलने वाली अशुद्धियों को भी दूर करते हैं, जिनको हम कहते हैं अगलनीय अशुद्धि। तो भट्ठी में से बेटा कुछ चीजें और ध्यान रख लेनी चाहिए। और क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए कि भट्ठी का जो व्यास होता है, ये भट्ठी का व्यास 6 मीटर से लेकर 8 मीटर तक होता है। सेंटीमीटर मत समझना, क्योंकि इसमें देखने में तो सेंटीमीटर लगेगा। 6 मीटर से कितने मीटर तक? 8। 1 मीटर भी आप काफी ज्यादा जानते होता है, और फिर ये तो 6 मीटर से 8 मीटर तक रहना है। इसका मतलब भट्ठी का अपने आप में जो व्यास है वो बहुत बड़ा है। और दूसरा, भट्ठी की लंबाई अगर पूछे तो भट्ठी की लंबाई 25 मीटर से 60 मीटर तक रहती है, कि भट्ठी 25 मीटर ऊंची होगी। हो सकता है वात्या भट्ठी कहीं कहीं कितने मीटर ऊंची हो? 60 मीटर भी ऊंची हो। ये तो भट्ठी के साइज है, जिसकी जैसी व्यवस्था फैक्ट्रियों में वो उतने ही प्रकार उतनी बड़ी या उतनी ही छोटी भट्ठी को लगवाएगा। बाकी इसकी लंबाई जो है वो 25 से 60 मीटर तक हो सकती है। अगर आप इतनी बातें तैयार कर सकते हो तो बेटर है। क्या क्या बातें तैयार करनी है? ऊपर वाली व्यवस्था को कप कोन व्यवस्था या क्या बोलते हैं? हॉपर। अच्छा, ये क्या होते हैं? ट्वियर। ट्वियर क्या करते हैं? भट्ठी के अंदर गर्म हवाओं को भेजते हैं ताकि धातु को पिघलने में ज्यादा आसानी मिले। अच्छा, आप जानते हो जितनी गर्म वायु किसी भी चीज को बहुत तेजी से गर्म कर सकती है, मेटल को या नॉन मेटल कुछ भी पदार्थ अगर आप वायु के द्वारा गर्म कर रहे हैं बहुत तेजी से गर्म कर सकते हैं आप उसको। अच्छा, दूसरा, भट्ठी के विभिन्न भागों का ताप कैसा रहता है? अलग अलग। सारे ताप को आपको बिल्कुल नहीं याद रखना है, एक रेंज याद रखनी है। 400 केल्विन से लेकर कितने केल्विन तक? 2000 केल्विन तक। आप बिल्कुल इस लिखी गई रीडिंग पर बिल्कुल मत जाएंगे, बस यही टेम्परेचर हम बताएंगे। अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर 400 डिग्री से 400 केल्विन से लेकर 2000 केल्विन तक रहता है। धातुमल के पास जहां पिघली धातु भरी भरी होती है वहां का टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट 2000 केल्विन के आसपास होता है। अब देखो ये ऐसी ईंटों से बना होगा कि 2000 केल्विन के टेम्परेचर सह सकती हैं, और 2000 केल्विन के टेम्परेचर सहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो किसकी ईंट लगी रहती हैं? सिलिका की, रेत की बनी हुई ईंटें जल्दी से पिघलती, यह बेकार नहीं होती हाई टेम्परेचर पर। और एक बात याद रखना है कि इसका व्यास होता है 6 से 8 मीटर और लंबाई होती है 25 मीटर से 60 मीटर। क्योंकि आपके यहाँ वात्या भट्ठी के लिए काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए भैया मैंने वात्या भट्ठी को आपके सामने बनाकर भी रख दिया है। अभी चलेंगे नेक्स्ट नंबर पर और इस बात को करेंगे कि आखिर ये उचित गालक का क्या अर्थ है। तो भैया नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाएंगे और सबसे पहले डालेंगे हेडिंग कि गालक आखिर क्या चीज होता है। गालक, जिसको बेटा हम फ्लक्स कहते हैं। हाँ, अब गालक के विषय में तो देखो शब्दों का अर्थ ही समझ जाएंगे आप तो गालक जान जाओगे। अच्छा, गालक का मतलब होता है दूसरे पदार्थ को गलाने वाला, पिघलाने वाला। ऐसे पदार्थ को आप क्या कहते हो? गालक। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना, मैं एक रासायनिक अभिक्रिया लिखता हूं, उसके थ्रू आप इस बात को पहचानोगे गालक वर्क कैसे करता है, और फिर बाद की बात करेंगे कि धातुमल वगैरह क्या है। पहले गालक को, बेटा हमारे पास एक अयस्क था, उसमें से FeO नाम की एक अशुद्धि थी, और FeO नाम की जो अशुद्धि थी हमने इसको पिघलाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन ये अशुद्धि पिघली नहीं। तो हमने फिर इसमें एक काम कर दिया कि SiO2 नाम का एक पदार्थ मिला दिया, और जैसे FeO में SiO2 नाम के पदार्थ को क्या किया गया? मिलाया गया। इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया कर ली, और अभिक्रिया करके एक तीसरा पदार्थ बनाया FeSiO3। लेकिन इन दोनों पदार्थों की अभिक्रिया से बने तीसरे पदार्थ को आसानी से पिघलाया जा सकता था। तो सोचने वाली बात क्या थी? अभी तक अशुद्धि गल नहीं रही थी, लेकिन अशुद्धि में हमने एक पदार्थ मिलाया, और जैसे ही हमने पदार्थ को मिलाया वो पदार्थ अशुद्धि को एक ऐसे रूप में कन्वर्ट कर देता है जो आसानी से पिघल जाती है। तो सोचने वाली बात क्या है
SiO2 इस अभिक्रिया के लिए एक प्रकार का गालक है। गालक क्या करता है? अगलनीय अशुद्धि से अभिक्रिया करके एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करता है जो शीघ्रता से क्या हो जाता है? पिघल जाता है। अब देखो हमने अगलनीय अशुद्धि को भी क्या कर दिया? पिघला दिया। अभी एक और रिएक्शन देखो तुमको बताते हैं। अच्छा, इसमें से हम क्या बताएंगे? ये है अगलनीय अशुद्धि और बेटा ये क्या है? गालक। और इन दोनों के मिलाया गया, जब दोनों ने अभिक्रिया की, एक नया पदार्थ बना, ये आसानी से पिघल गया और इसे ही कहते हैं धातुमल। तो इसे ध्यान रखना। कोई पूछेगा धातुमल क्या होता है? अगलनीय अशुद्धि और गालक का आपस में बना हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? धातुमल। अभी एक और काम कर लेते हैं, एक और अभिक्रिया को यहां समझ लेते हैं। बेटा इस बार मेरे पास एक अशुद्धि है SiO2, कोई एस का था मेरे पास और मेरे पास क्या हुआ? उसमें SiO2 नाम की क्या आ गई? अशुद्धि। अब क्योंकि SiO2 नाम की अशुद्धि हो गई तो हमने भट्ठी के भीतरी सिरे पर कैल्शियम ऑक्साइड नाम के गालक का लेपित कर दिया। लेपित करने का मतलब है इस भट्ठी की भीतरी दीवारों पर मैंने इसका एक पतली परत चढ़ा दी, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो भी एस हम शुद्ध करने जा रहे हैं उसमें SiO2 नाम की अगलनीय अशुद्धि है। SiO2 रेत का फॉर्मूला होता है और आप खुद समझते हो कि रेत को आप आसानी से कभी पिघला नहीं सकते। और नहीं समझते हो अगर इस बात को, तो रेत ले आना, उसको गर्म करना, अपने घर की भट्ठी में, गैस में, चूल्हे में, जहां जहां में गर्म करना, भट्ठी बना लेना अलग से कोई स्ट्रॉन्ग, उसमें गर्म करना स्टार्ट करना। लेकिन आप कभी रेत को पिघला नहीं पाओगे, देख लेना। रेत को पिघलाने के लिए भैया सामान्य तरीके काम नहीं करते हैं। तो फिर हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका ढूंढा कि हम उसी रेत में से क्या मिला देंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रेत से अभिक्रिया करेगा और सबसे पहले बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट। और बेटा कैल्शियम सिलिकेट एक ऐसा केमिकल है जो तुरंत पिघल जाएगा, शीघ्रता से पिघल जाएगा। तो इस बार बेटा अगर देखा जाए, ये थी अगलनीय अशुद्धि, और बेटा इस बार ये पदार्थ था क्या? गालक। और बेटा मैं क्या बोल रहा था? अगलनीय अशुद्धि और गालक के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं धातुमल। तो मैं क्या सोचता हूं, अभी इसको आप जल्दी से नोट करें। अभी गालक की यार परिभाषा हम लोगों ने नहीं लिखी, हमने तो अभी गालक के केवल एग्जाम्पल देखे हैं। और परिभाषा को लिखने के लिए चाहिए थोड़ी सी जगह, और वो जगह तब बन पाएगी जब आप इसको नोट करोगे जल्दी से। इस बात को पढ़ लेते हैं कि गालक आखिर करता क्या है। तो गालक आपने पढ़ देख लिया क्या करता है। गालक अगलनीय अशुद्धि के साथ मिलकर एक पदार्थ बनाता है, जो पदार्थ आसानी से क्या हो जाता है? पिघल जाता है। अर्थात गालक अगलनीय अशुद्धियों को पिघलाने का कार्य करता है। तो इस बात को लिख लेते हैं, गालक वह पदार्थ होता है, गालक वह पदार्थ होता है वह पदार्थ होता है जो अयस्क में उपस्थित अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से अभिक्रिया कर उन्हें पिघला देता है। से अभिक्रिया कर उन्हें पिघला देता है। पिघला देता है। अब हमने इस बात को तो पढ़ लिया कि अशुद्धियों के साथ मिलता है और उन्हें क्या कर देता है? पिघला देता है। एक और चीज मैं लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा, धातुमल के बारे में बता दें, और फिर इसके बाद हम लोग गालक को डिटेल में पढ़ें, क्योंकि गालक का भी अपने यहां एक अपना अच्छा सा रूल है। अच्छा, धातुमल किसको कहते थे? गालक और अशुद्धि, जो अगलनीय अशुद्धि थी उनके मिलने से क्या बनता था? गालक।
तो अगर कोई धातुमल बनता था, तो धातुमल की परिभाषा क्या होगी? अगलनीय अशुद्धियों और गालक के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? धातुमल। तो इसी में से लिख देते हैं, जबकि गालक व अगलनीय अशुद्धियों के मिलने से अगलनीय अशुद्धियों के मिलने से बना मिश्रण बेटा गालक गालक बार बार शब्द आ रहा है, धातुमल कहलाता है। धातुमल कहलाता है। धातुमल को याद रखना, धातुमल को स्लैग बोलते हैं, अभी मैं लिख दूंगा, धातुमल कहलाता है। अच्छा, धातुमल की एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि धातुमल जो होता है वो हमेशा पिघली हुई धातु की अपेक्षा हल्का होता है, या इसका घनत्व कम होता है। सोचो, अगर धातुमल का घनत्व कम होगा और पिघली हुई धातु का घनत्व ज्यादा होगा, तो पिघली हुई धातु आ जाएगी नीचे और धातुमल तैरेगा ऊपर। देखो, फिर हमने एक यहां पाइप लगा रखा है, जानते हो इस पाइप से क्या होगा? क्योंकि धातुमल ऊपर तैर रहा होगा, हम इस ऊपर वाले पाइप से धातुमल को कहां निकाल लेंगे? बाहर। और जैसे ही धातुमल बाहर निकल गया, अब नीचे कौन सा पदार्थ भरा हुआ है? पिघली हुई शुद्ध धातु। इसको हम इस पाइप से निकाल लेंगे बाहर। देखो, तो इस बात को बता देना चाहिए कि जो धातुमल होता है वो पिघली हुई धातु से कम घनत्व रखता है, अतः यह पिघली धातु के कहां तैरता है? ऊपर। तो इस बात को लिखते हैं, क्योंकि धातुमल, और बेटा धातुमल का एक और नाम है स्लैग। पिघली धातु से कम घनत्व वाला होता है, कम घनत्व वाला होता है, कम घनत्व वाला होता है, अतः यह पिघली धातु के ऊपर तैरता है। यह पिघली धातु के ऊपर तैरता है। के ऊपर तैरता है। तो एक बात धातुमल के लिए भैया ये वाली बात भी लिखने की जरूरत थी। अब बस आ जाते हैं इस बात पर कि फ्लक्स या जो गालक हम लोगों ने यूज किया है, ये इस दुनिया में कितने प्रकार का गालक मिलता है, या भट्ठियों में हम कितने प्रकार के गालक को इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखो, भट्ठियों में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के गालकों का प्रयोग करते हैं। सुन लीजिए और फिर इसके बाद जल्दी से इसको लिख लेंगे। पहला गालक होता है क्षारीय गालक। आप जानते हो क्षारीय गालक क्या करता है? क्षारीय गालक अयस्क में पाई जाने वाली अम्लीय अशुद्धियों को दूर करता है। अगर अशुद्धि अम्लीय है तो फिर गालक कौन सा यूज में आएगा? क्षारीय। यदि किसी अयस्क में क्षारीय अशुद्धि है तो फिर गालक कैसा यूज में आएगा? अम्लीय। जस्ट अपोजिट नेचर का गालक रहने वाला है। पहले अशुद्धि को चेक करेंगे, उसके हिसाब से गालक को यूज करेंगे। और तीसरा एक गालक और आता है ऑटोफ्लक्स। तो ऑटोफ्लक्स क्या करता है? ये इसके लिए आपको अलग से गालक लाना नहीं पड़ता है, अयस्क का ही एक भाग जो होगा स्वयं में गालक बन जाएगा और आपको अतिरिक्त रूप से अयस्क में से गालक मिलाना नहीं पड़ेगा। जब आपने अयस्क यूज किया, उस अयस्क का ही एक भाग जो है वो स्वयं में गालक की तरह व्यवहार करने लगा, और क्योंकि अयस्क ही स्वयं गालक बन गया, इसलिए ऐसे गालक को कहते हैं ऑटोफ्लक्स। तो इस बात को हम पढ़ लेते हैं कि गालक 3 प्रकार के होते हैं, एक क्षारीय गालक और एक अम्लीय गालक, और तीसरा वाला वो ऑटोफ्लक्स या जिसको कहते हैं स्वतः गालक उसको बोलते हैं। तो इस बात को यहां लिख लेते हैं। देखो 3 बातें ढंग से याद रखनी पड़ेंगी, और क्योंकि तीनों बातें काफी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लिखकर पहली बात लिखता हूं। अयस्क में पाई जाने वाली
अयस्क में पाई जाने वाली अम्लीय अशुद्धियों को क्षारीय गालक। मैं एक काम और अच्छा ढंग से कर देता हूं, अम्लीय अशुद्धियों और ब्रैकेट के अंदर कुछ अशुद्धियां भी लिखे देते हैं, जिससे आपको अम्लीय अशुद्धियों का भी नॉलेज हो जाएगा। अम्लीय अशुद्धियों, और अम्लीय अशुद्धि में से कौन कौन सा हो सकता है? SiO2 और P2O5, ये अम्लीय अशुद्धियां हैं। को दूर करने के लिए क्षारीय गालक, और बेटा क्षारीय गालक में से कौन कौन सा आएगा? CaO, MgO, FeO। तो अगर अयस्क में आप अशुद्धियों को देखते हो कि वो अम्लीय अशुद्धियां हैं, तो फिर आपको गालक कौन सा यूज करना है? क्षारीय। और आपके सामने 3 ये क्षारीय गालक मैंने लिख दिए हैं। का प्रयोग करते हैं। तो पहले प्रकार का गालक तो हो गया क्षारीय गालक। बेटा नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं और दूसरे प्रकार के गालक के विषय में पढ़ लेते हैं। अब दूसरा होगा अम्लीय गालक। अयस्क में पाई जाने वाली क्षारीय अशुद्धियों और क्षारीय अशुद्धियां क्या हो सकती हैं? CaO, MgO, FeO। को समाप्त करने या दूर करने, कुछ भी लिख सकते थे आप, के लिए अम्लीय गालक SiO2 व P2O5 का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये आपका हो गया दूसरे प्रकार का गालक। तो ये 2 प्रकार के गालक तो आपको तैयार ही रखना है। एक लास्ट प्रकार का गालक तैयार रखना है जिसको हम ऑटो फ्लक्स बोलते हैं। ये स्वयं में ही क्या करता है? ऐसा अयस्क होता है जो खुद ही अपने अंदर से ही गालक बना लेता है। तो एक काम करेंगे, इसको भी लिख लेंगे यहीं पर, और इसको तो मैं हेडिंग डाल के लिखूंगा, स्वतः गालक ऑटो फ्लक्स। वह गालक जो वायु की उपस्थिति में, अच्छा वायु की उपस्थिति में, या ऐसा भी कह दें भर्जन प्रक्रिया में। भाई वायु की उपस्थिति में कौन सी प्रक्रिया होती थी? भर्जन। तो आप ये कह सकते हैं वह गालक जो वायु की उपस्थिति में या भर्जन में, वायु की उपस्थिति या भर्जन में अयस्क द्वारा स्वतः निर्मित होती है। अयस्क द्वारा स्वतः निर्मित होती है या बनकर तैयार होती है।
अयस्क द्वारा स्वतः निर्मित होती है। स्वतः गालक, एक काम सुधार लेना बेटा, स्वतः निर्मित होता है, स्वतः गालक कहलाता है। स्वतः गालक कहलाता है। अच्छा, स्वतः गालक अगर मैंने लिख रखा है तो इसका कम से कम एग्जाम्पल भी दिखा दिया जाए। देखो हुआ क्या था, जब अम्लीय शुद्धि थी तो क्षारीय गालक का एग्जाम्पल मैंने तुमको लिखकर दिखा दिया था, एक रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या कर रखा है कि स्वतः गालक का एक भी एग्जाम्पल नहीं पढ़ा है। तो स्वतः गालक का तो भैया कम से कम एक एग्जाम्पल पढ़ना ही पड़ेगा। देखो कैसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक बेटा पदार्थ है PbS, ये एक ऐसा पदार्थ है, अगर हम इसको वायु के साथ गर्म करेंगे, थोड़ा सा अभिक्रिया को सही ढंग से समझ लेना, नहीं स्वतः गालक की अभिक्रिया भैया फिर रखी रह जाएगी केवल। हुआ क्या, O2 ने किससे अभिक्रिया की, S से, बनाया SO2, और Pb ने अभिक्रिया की O से, तो बनकर तैयार हुआ PbO। ध्यान से देखना इस बात को। लेकिन जब हम उसको गर्म ही करते रहे, पहले तो अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। SO2 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन हो गए 3, इसलिए इसको कर दो 3/2O2। और फिर क्या हुआ, ये जो PbO बचा था भाई, अभिक्रिया में जब आपने वायु के साथ गर्म किया, भर्जन करवाया, तो PbO बचा या PbO बनकर तैयार हुआ। ये बना हुआ PbO पुराने PbS से फिर अभिक्रिया कर लेगा। देखो भट्ठी में तो सारे पदार्थ PbS अभी भी पड़ा होगा भाई। आपने भट्ठी में 4 कुंटल PbS डाला, तो जैसे ही 2 कुंटल PbO बना, अभी 2 कुंटल पहले से PbS अवेलेबल है, तो बना हुआ 2 कुंटल PbO पुराने वाले PbS से क्या कर लेगा, अभिक्रिया। और अभिक्रिया करेगा कैसे, ये 2 PbO अभिक्रिया करेगा, अर्थात इसका S इसके O2 से अभिक्रिया कर लेगा, क्या बना डालेगा, SO2। और बेटा 2 Pb यहां और 1 Pb यहां, तो 3 मोल Pb लेड का निर्माण होगा। ये स्वतः अपचयन, देखो क्या स्वतः अपचयन कहते हैं, ये स्वतः गालक का काम कर लिया इसने। ये अपने आप ने इसको क्या बना लिया, गालक। सबसे पहले PbS था, PbO स्वयं गालक के रूप में बदल गया। अब इसी गालक ने सारा काम निपटा दिया, सल्फर को अलग कर दिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल बहुत ढंग से तैयार रखना। वैसे मुझे एक एग्जाम्पल और लिखना है, और उस एक एग्जाम्पल को लिखते हैं बेटा इधर की तरफ। देखो कैसे लिखते हैं। हमारे पास एक पदार्थ था Cu2S, कॉपर ग्लांस बोलते हैं इसको। और कॉपर ग्लांस को क्या करते हैं, आपने सबसे पहले भर्जन कराया, हीट किया, और भर्जन कराने में बनता है Cu2O प्लस SO2। अभिक्रिया को मैं बैलेंस नहीं कर रहा, आप कर लीजिएगा, 3/2O2 लिखेंगे इसको। और फिर बेटा बना हुआ नया Cu2O पुराने Cu2S से अभिक्रिया कर लेता है, ये 2 मोल रहेगा। तो जो S है इस O2 से अभिक्रिया कर लेगा, बना डालेगा SO2। और बेटा 2 कॉपर के एटम और यहाँ 4 कॉपर के एटम मिलके बना लेगा 6 Cu। वैसे अभिक्रिया का एग्जाम्पल अगर देखें स्वतः में से, एक और मेरे पास है, इस बचे हुए भाग पर उसको कंप्लीट करवाते हैं। आपको बेटा तैयारी करके तो केवल एक ही की जानी है, लेकिन क्या है कि मैं अगर सोचता हूं, ऐसा हमें लगता है, अगर आप तीनों पर ध्यान देने वाले हो तो आप कॉपर की भी रिएक्शन आसानी से जान जाओगे और लेड की भी रिएक्शन जान जाओगे। और भैया तीसरा मैं लिखे देता हूं, एक मरकरी का अयस्क है HgS, ध्यान रखना इसको बोलते हैं सिनेबार, नाम इसका याद रखना। मरकरी के अयस्क में HgS से लिखते हैं और इसका नाम है सिनेबार। और इसको मैं अगर O2 के साथ हीट करता हूं बेटा, SO2 के साथ अलग हो जाएगा SO2, और बेटा बचेगा केवल क्या, Hg। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप ये 3 एग्जाम्पल याद करके ले आते हो तो मेरे ख्याल से आप आसानी से स्वतः गालक को पहचान लोगे। तो बेटा इस प्रकार से आप एक हेडिंग को पढ़ चुके, यहां पर लिखी हुई प्रगलन हेडिंग को। बाकी की 2 हेडिंग हम लोग रखेंगे अपनी अगली क्लास पर।